पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को कूलाम के नियम पर आधारित और विद्युत क्षेत्र पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए गए थे और लेक्चर के बाद में आपको कुछ न्यूमेरिकल करने के लिए दिए गए थे। तो बहुत से बच्चों ने वे न्यूमेरिकल किए, लेकिन कुछ बच्चों से न्यूमेरिकल नहीं हुए। तो कुछ बच्चों ने जो क्वेश्चंस कमेंट किए थे, आज उन्हीं क्वेश्चंस को कराते हुए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं रॉयल एजुकेशनल हब एंड माय नेम इज अफसरोन रॉयल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था, क्वेश्चन है उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। आपको आपके फोन के डिस्प्ले पर क्वेश्चन नजर आ जाएगा। उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। आपसे विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, यानी ई पूछ रहा है, और ये बोल रहा है कि विद्युत बल जो है वो उसके भार के बराबर है, इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर है विद्युत बल। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम होता है, लेकिन ये द्रव्यमान है, भार नहीं है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन का भार देखें कितना होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए भार W बराबर होता है mg। m की वैल्यू 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 और g की वैल्यू 9.8। ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। बस इन दोनों के हमें गुना करनी है, तो यहाँ पर कर देते हैं 9.1 और 9.8 की गुना। तो जब गुना करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, 9 8 72 का 2 का हासिल के साथ 9 9 81 और 7 88, 8 11 का 1 का हासिल का 1 और 8 और दशमलव 2 अंकों के बाद ये आ गया। तो तुम्हारे पास आ गया 89.18 गुना 10⁻⁻31 न्यूटन। याद रखो भार का मात्रक न्यूटन होता है, तो ये भार है। अब वो बोल रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके भार के बराबर है, सॉरी जो विद्युत बल है वो इसके भार के बराबर है। अब विद्युत बल क्या होता है, F बराबर होता है क्यू ई। अब भार के बराबर विद्युत बल है तो भार को तुम यहाँ पर उठा कर रख दो, तो 8.98 गुना 10 की घात माइनस 31 और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन का क्या तुम्हें पता होना चाहिए 1.6 गुना 10 की घात माइनस 31 और गुना ही गुना में है तो बटे में आ जाएगा। तो 89.18 गुना 10 की घात माइनस 31 अपॉन 1.6 गुना 10 की घात माइनस 31 बराबर ई। अब बस हमें क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेनी है। ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 1 अंक है, तो नीचे 0 आ जाएगा। अब 160 से इसको भाग कर देना है, बस यहाँ पे कर देते हैं। तो पहाड़ा चलाते हैं 891 पर, 16 पंजे 80, 16 6 96 हो जाएंगे, तो 16 पंजे 80, 800 आ गया, बच गया 1, बच गया 9, उतार लिया 8 का, तो 16 पंजे 80, फिर से आ गया 800, घटाओगे तो 8 बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया, पॉइंट लगाने के बाद 0 फ्री, 16 6 96, तो 55.56 ई बराबर 55 पॉइंट, अरे बच्चों सॉरी 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। तो ए बराबर 55.6 और घात नीचे 19 माइनस के ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी, प्लस की 19 है माइनस की 31 है, तो बच जाएंगे माइनस की 12 न्यूटन प्रति कूलाम। यही मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का, यही इसका आंसर है। तो अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं जो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र। ई की वैल्यू दे दी, विद्युत क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलाम, अत्ते समझ जाएगा कि ई का मात्रक है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र। पूर्व की ओर है, सभी बच्चों को ये चीज याद रखनी है, ये डायरेक्शन के लिए आपको बहुत मदद करेगी, ये सभी बच्चों को याद रखनी है। इधर ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ, ये चीजें याद रखनी है आपको।
अब न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर को है, मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र है ये ऐसे है, ऐसे है ना, पूर्व में ही डायरेक्शन, पूर्व बोल तो ईस्ट में डायरेक्शन है इसकी, पूर्व की ओर को है। इस क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और तुम्हें हमने बता रखा है जब भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो वो वस्तु ऋणात्मक होती है। और कितने इलेक्ट्रॉनों की है, संख्या दे दी, यानी 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा व परिमाण बताओ। एक तो दिशा बतानी है, एक परिमाण बताना है बल का। अब एफ बताना है हमें। अब एफ का फॉर्मूला होता है क्याउ ई, लेकिन हमारे पास क्याउ की वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में, तो क्याउ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्याउ बराबर एन ई से। अब n की वैल्यू 10 की घात 6, a की वैल्यू 1.6 गुना 10 की घात -19, तो ये हो गया 1.6 गुना 10 की घात -13 कूलम। 6 घात कम कर दी, 19 में 13 बच गई। अब बस क्याउ की वैल्यू इसको यहाँ उठा कर रख दो और a की वैल्यू है, तो क्याउ की वैल्यू 1.6 गुना 10 की घात -13 और a की वैल्यू 1000, 1000 तुम लिख सकते हो 10 की घात 3। अब बस तुम्हें क्या करना है, 13 माइनस किया, 3 प्लस किया, तो 1.6 गुना 10 की घात -10 न्यूटन, यही आंसर है, इतना बल लगेगा। अब बल की दिशा और पूछ रहा है, तो कोई भी वस्तु हो, कोई भी पार्टिकल हो, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस पार्टिकल पर, उस बॉडी पर निगेटिव चार्ज होता है। और तुम्हें पता होना चाहिए निगेटिव चार्ज पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ये दिशा पूर्व की ओर थी, इसको तुमने ईस्ट बोल सकते हो इंग्लिश में, और ये तुम्हारा वेस्ट है, तो बल लगेगा वेस्ट में यानी पश्चिम की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एक बच्चे ने कमेंट किया था, इसको भी ये अलग से था क्वेश्चन, हमने होमवर्क में नहीं दिया था, लेकिन फिर भी इसको करा देते हैं, ध्यान दो। एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी सी हैं। कोने ए पर बिंदु आवेश 0.110 माइक्रो कूलम है। ये बोल रहा है समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी हर एक भुजा बराबर हो और एवरी जो एंगल हो वो 60 डिग्री का हो। ये एक समबाहु त्रिभुज है और बोल रहा है कि इसके 3 कोने हैं ए बी सी, और ये कह रहा है कि कोने ए पर एक आवेश रखा है 0.110 माइक्रो कूलम, और आगे सवाल में बोल रहा है कि हर एक भुजा त्रिभुज की 10 सेंटीमीटर की है। तो ये कह रहा है सवाल में कि बी सी जो भुजा है उसका मध्य बिंदु पूरी भुजा बी सी थी, मध्य बिंदु का मतलब है कि इधर भी 5 सेंटीमीटर और इधर भी 5 सेंटीमीटर, हर एक भुजा 10 सेंटीमीटर की थी त्रिभुज की। ये कह रहा है कि यहाँ पर मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बता दो। अब मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बताने के लिए हमें इस आवेश से उस बिंदु की दूरी पता होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि आप लोगों को ये दूरी पता होनी चाहिए। अब ये दूरी हम निकाल लेंगे कैसे, तो इस दूरी निकालने के लिए हल्का सा मैथमेटिक्स लगेगा जो तुम्हें 9th क्लास में 10th क्लास में चला जाएगा, सिखा दी जाता है। तुम यहाँ पर ध्यान दो, ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है ए और इसको मान लो डी बी। अब जब एक समकोण त्रिभुज बन जाता है तो उसमें तुम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हो। ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर, तुम्हें ये निकालनी है। ये त्रिभुज का कर्ण है, ये आधार है, तुम्हें लंब निकालना है, और लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये तुमने पढ़ रखी होगी सब बच्चों ने। तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा। 5 ही क्यों लिया, 10 क्यों नहीं लिया, कितने त्रिभुज की बात कर रहे हैं बस, और ये भुजा केवल 5 सेंटीमीटर है, तो एल स्क्वायर बराबर आ गया 75। जब तुम इसको स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा 75, और रूट 75 को तुम लिख सकते हो 25 गुना 3, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5√3 सेंटीमीटर। ये जो तुम्हारा लंब आया है ये 5√3 आया है, मतलब आवेश से वहां तक की दूरी 5√3 है। तो हमें दूरी मिल चुकी है, अब हम विद्युत क्षेत्र बता सकते हैं। क्यों की वैल्यू हमारे पास है 0.110 माइक्रो कूलम, या बोल सकते हैं 0.1 माइक्रो कूलम, जीरो अब कुछ नहीं होता दशमलव के बाद। अब हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात -6 कूलम, माइक्रो था कूलम में बदल दिया। अब आर जो है वो है 5√3 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5√3 गुना 10 की घात -2 मीटर। अब जो क्षेत्र निकाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यों अपॉन आर स्क्वायर से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, क्यों की वैल्यू 0.1 गुणा 10 की घात -6 और अपॉन इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा। कभी भी रूट का स्क्वायर करने पे वो संख्या रूट से बाहर आ जाती है और 10 की घात -2। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 10 और आ जाएगा। 3 से 9 को काट दिया 3 बार। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर तुम्हारे पास बचा हुआ है 25 और 10। तो सबसे पहले ऊपर की संख्या लिख लो, 1 बचा हुआ है बस, और नीचे संख्या बच रही है 25। अब यहाँ पर ध्यान दो, 10 को अगर तुम, सॉरी 3 ही बचा हुआ है बच्चों, अगर 10 की तुम इसमें गुणा कर दो तो घात बचेगी -1, जो कि ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की। तो ऊपर 9 पहले ही थी, 1 चली गई, प्लस की 10 हो गई और 6 घट के बच गई तुम्हारे पास प्लस की 4 घात। अब ये 1 की 3 में गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा और अपॉन में 25 और गुना 10 की घात आ गई प्लस की 4। घात कैसे आ गई ये तुम्हें याद रखना है। यहाँ से 1 बची, ऊपर जाकर प्लस की हो गई, 6 घट के बच गई तुम्हारे पास। अब अगर तुम स्क्वायर कर रहे हो तो प्यारे बच्चों एक बार घात माइनस की 2 और आएंगी, तो 2 और ऊपर जाएंगे तो प्लस की 2 हो जाएंगे, सारी घात हो जाएंगी 6। तो 3/25 और गुना 10 की घात 6। अब 25 से भाग कर देते हैं बस 3 को। भाग करना तुम्हें आना चाहिए, पहाड़ा चलता नहीं, दशमलव लगा के बाद 0 फ्री मिल जाती है। 5 बच गए, फिर से पॉइंट लगा हुआ है 0 फ्री। तुम्हारे पास आ गया है बच्चों 0.12। तो इसको यहाँ पर आंसर आ गया तुम्हारा 0.12 गुना 10 की घात 6, या लिख सकते हो 1.2 गुना 10 की घात 5। तुम दशमलव को राइट में ले गए और राइट में ले जाने पर घात घट जाती है और मात्रक लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी बच्चे ध्यान दे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे। अब क्वेश्चन तो सारे हो चुके हैं जो बच्चों ने कमेंट किए थे, अब हम इससे आगे पढ़ाते हैं आपको थोड़ा सा विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो देखो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। कैसे स्थित हो देखो ध्यान से। ये तुम्हारे पास यहाँ पर मान लो एक चार्ज है प्लस क्यों, और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है माइनस क्यों, और इनके बीच में दूरी अल्प है, मतलब थोड़ी है। तो इसलिए दोनों ने आवेशों ने मिलकर ये जो युक्ति बनाई, इसको हम बोल देंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के लिए ये आवश्यक है कि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों और दोनों आवेश परिमाण में बराबर हों। परिमाण में बराबर का मतलब अगर ये 5 माइक्रो कूलम का तो वो भी 5 माइक्रो कूलम का हो, और दूसरी बात ये +5 माइक्रो कूलम का हो या -5 माइक्रो कूलम का हो, और बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए। अगर दूरी अल्प नहीं होगी तो विद्युत द्विध्रुव नहीं बनेगा। अगर तुमसे कोई पूछता है कि बताइए विद्युत द्विध्रुव बना है या नहीं बना, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए नहीं बना, क्योंकि प्रकृति विपरीत नहीं है, दोनों की प्रकृति एक जैसी है। क्या अब ये विद्युत द्विध्रुव बनेगा? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए बन गया। कि अब ये प्लस क्यों है तो ये माइनस क्यों है। और अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे पास यहाँ पर +2 क्यों है और वो माइनस क्यों है, क्या विद्युत द्विध्रुव बना, तो फिर से तुम्हारा आंसर नो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये विपरीत प्रकृति के तो हैं लेकिन इनका परिमाण बराबर नहीं है। वो क्यों है? तो ये 2 क्यों है। विद्युत द्विध्रुव वो होता है जिसमें परिमाण बराबर हो और विपरीत प्रकृति के आवेश हो और अल्प दूरी पर हो। अब विद्युत द्विध्रुव का होता है आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? हम P से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण ले लो। परिमाण मतलब साइन न लो, इनके सामने का निशान न लो, केवल परिमाण लो। दोनों का परिमाण बराबर है, क्यों क्यों है, तो हमने ले लिया किसी एक का परिमाण क्यों। और जो इनके बीच की दूरी है d ले लो, बीच की दूरी 12 मान लो, बीच की दूरी तुम कुछ भी मान सकते हो। तो आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अगर दूरी d लोगे तो d की गुणा कर दो, दूरी 12 लोगे तो 12 की गुणा कर दो। तो P बराबर तुम्हारे पास आ जाएगा 2qL। इस फॉर्मूले को अगर तुम कभी भी न्यूमेरिकल में प्रयोग करोगे तो इतनी बात याद रखना, 2L पूरी दूरी है। कभी ऐसा कर दो L की वैल्यू अलग से रख दो और उसमें सारे में 2 के गुणा कर दो, ऐसा ना करियो। 2L पूरी दूरी है। अब विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है, ये P जो है ये एक सदिश राशि है
और तुम्हें पता होना चाहिए सदिश के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो इलेक्ट्रिक मोमेंटम, ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंटम है, इसकी डायरेक्शन क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, पी की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। अगर हमने कहीं ऐसा भी बनाया है माइनस क्या हूँ प्लस क्या हूँ, तो दिशा माइनस से प्लस की ओर होगी। ये ना समझो कि दिशा उलट गई है, दिशा नहीं उल्टी, अब भी दिशा वहां भी माइनस से प्लस की ओर थी, यहाँ भी माइनस से प्लस की ओर ही है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो हमने यहाँ पर आवेश का प्रयोग किया, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। हमने यहाँ पर लंबाई का प्रयोग किया, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। और अगर विमा की बात करें तो तुम्हें पता होना चाहिए कूलाम की विमा क्या होती है। तुमने पढ़ा होगा क्या बराबर आई टी, आई की विमा ए होती है और टी की विमा टी होती है। तो कूलाम की विमा तो होती है ए टी। अब गुना में इसके मीटर हो रहे हैं, तो मीटर की विमा होती है एल, तो विमा हो जाएगी एल टी ए। हमें विमा हमेशा इस क्रम में लिखनी होती है एम एल टी ए। इस क्रम को आगे पीछे तुम्हें नहीं घुमाना है, हमेशा विमा इसी क्रम में लेकर आनी। अगर ये नहीं है तो ये लाओ, ये है तो ये नहीं है तो ये लाना पड़ेगा, मतलब क्रम को बिगाड़ना नहीं है, इसी क्रम में तुम्हें चलना है। ये होता है विद्युत द्विध्रुव और इसका आघूर्ण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के बारे में याद रखो, एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो आवेश हों, लेकिन शर्त यह है कि दोनों आवेश बराबर हों, उनका परिमाण बराबर होना चाहिए और विपरीत प्रकृति के हों, और उनके बीच की दूरी अल्प हो। अगर कोई तुमसे पूछे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं, क्या इन्होंने एक विद्युत द्विध्रुव बना दिया? तुम्हारा आंसर होना चाहिए हाँ बना दिया। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन साइन में विपरीत होते हैं, मतलब निशान में विपरीत होते हैं। इसमें माइनस का 1.6 गुना 10 की घात -19, इस पर प्लस का 1.6 गुना 10 की घात -19। और विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या शर्त है? दोनों आवेश बराबर और विपरीत हों, बराबर है और विपरीत है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम, तो पता होना चाहिए एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी दूरी होती है, तो ये विद्युत द्विध्रुव बन चुका है। अगर कोई तुमसे पूछेगा तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा कण, क्या विद्युत द्विध्रुव बन गया? तुम्हारा आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं बना? तुम्हें पता है अल्फा कण पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 होता है, और अल्फा कण पर 3.2 गुना 10 की घात -19 होता है। इसके इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 2 गुना है, इसलिए ये विद्युत द्विध्रुव नहीं बना। अब विद्युत द्विध्रुव पर आधारित ही तुम्हें 1-2 सवाल करा देते हैं, और लेक्चर के बाद में तुम्हें होमवर्क के रूप में कुछ सवाल मिल जाएंगे। तुम्हें ध्रुव आघूर्ण पर आधारित सवाल है, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों को नजर आएगा फोन के डिस्प्ले पर। तो ध्यान दो, सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। बोल रहे हैं द्विध्रुव का आघूर्ण बताओ। क्या है? द्विध्रुव बन गया, तुम्हें अभी बताया था द्विध्रुव बन चुका है, इसका आघूर्ण बताना है। तुम्हारे पास क्यों की वैल्यू है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम, और आर की वैल्यू है, आर मान सकते हो या तुम 12 मान सकते हो, डी मान सकते हो, कुछ भी मान लो। मान लो तुम्हें 12 मान लो, तुम्हारे पास 12 की वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम, पूरे 12 की वैल्यू है, एल की वैल्यू ये नहीं है, ये गलती ना कर जाइयो। अब 0.53 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दो तो 10 की घात -10 मीटर है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -10 से गुणा करते हैं। अब आघूर्ण निकालते हैं, P बराबर 2 क्यों L, या क्यों गुना R लगा सकते हो, क्यों गुना D लगा सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। कुछ भी मान लो दूरी को, बस आवेश की और दूरी की गुना करनी है। तो क्यों का मान 1.6 गुना 10 की घात -19, और 12 का पूरे का मान 0.53 गुना 10 की घात -10। अब बस कैलकुलेशन करनी है, तो 16 3 48 का 8 का हासिल के 4, 16 पंजे 80 और 4 84। अब दशमलव लगा देने हैं 3 अंकों के बाद, ये आ गई घात 19 और 10 जुड़कर हो गई -29। अब दशमलव यहाँ पर लगानी है, तो 8.48 गुना 10 की घात, ध्यान दो दशमलव को राइट में खिसकाई या लेफ्ट में, राइट में लेकर गए, और जब भी राइट में लेकर चलेंगे तो घात एक घट जाएगी, तो 29 में से एक और घटेगी तो -30 हो जाएगी। 29 ही माइनस की और एक ही माइनस की जुड़ने के कारण -30 हो गई, और मात्रक होता है कूलाम मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण निकल गया। अब बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा की। तो दिशा होगी इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर।
ठीक है। अगर तुमने प्रोटॉन इधर ही बना दिया और इलेक्ट्रॉन इधर बना दिया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, अब भी दिशा इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर होगी। इनको बदल देने से दिशा नहीं बदलती, इस बात पर तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब वीडियो के लास्ट में हम तुम्हें न्यूमेरिकल देंगे, वो हर एक बच्चे को ट्राई करने हैं। तुम्हें सब बच्चों को कहा गया था कि न्यूमेरिकल जो मिलते हैं उन्हें जरूर किया करो, और सभी बच्चे वीडियो पर कमेंट करके बताया करो कि यहाँ से समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया है पूरा लेक्चर तो भी कमेंट करने के लिए तुम्हें कहा गया था। कुछ बच्चे तो कर रहे हैं लेकिन सब बच्चे नहीं कर रहे, तो हर एक बच्चे को कमेंट करके बतानी है कि पूरा लेक्चर समझ में आया, और जहाँ से जो क्वेश्चन समझ में ना आया वो कमेंट कर दिया करो। अगले वीडियो में लेक्चर से पहले वही क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तो इस चैनल को सभी बच्चे अपने लोकेलिटी में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और वीडियो को लाइक